बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, हाउ आर यू? अच्छा बेटा, इस सेशन में जो मैंने तुम लोगों के लिए एक फ़ोरम ओपन किया था और उसमें तुम लोगों ने जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, मैंने उसका आंसर करने की कोशिश की। यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन काफ़ी सारे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको एक एक क्वेश्चन को टाइप करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, ये देखो, ये मुझसे सैयदा मारिहा आसिम ने पूछा है उसी फॉरम के ऊपर ही। और सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और इन्होंने बेसिकली ये पूछा है कि क्या डिस्टोनिया जो है, जो मैं पेन पिक कर लेती हूँ तुम लोगों की आसानी के लिए, इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि क्या डिस्टोनिया जो है वो एपिलेप्सी और कन्वल्जन की टाइप है। तो बेटा, जो डिस्टोनिया है ना, वो बेसिकली पार्किंसंस के सिम्टम में आना शुरू होता है। इससे अगला चैप्टर जो है वो तुम लोग पार्किंसंस का पढ़ोगे। तो डिस्टोनिया किसी भी तरह एपिलेप्सी या कन्वल्जन का पार्ट नहीं है। डिस्टोनिया बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर है और उसके अंदर जो पोस्चर है वो पेशेंट का जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और पार्किंसन डिजीज़ जो है, आप आगे पढ़ोगे, उस पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि पार्किंसंस जो है उसमें बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर है और पेशेंट को स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट और मूवमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, कंटिन्यूस एबनॉर्मल स्टिमुलेशन आपकी वहाँ पर नहीं हो रही। वो जब पार्किंसन में आप पढ़ेंगे कि बेसिकली वहाँ डोपामीन की डेफिशिएंसी होने लगती है जो कि मूवमेंट में इन्वॉल्व है, और जब वो अवेलेबल नहीं होता है तो फिर पोस्चर और जितने भी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आना शुरू होते हैं। तो रिमेंबर कि डिस्टोनिया बिल्कुल भी एपिलेप्सी की टाइप नहीं है, वरना इसमें मैंने लाजमी आपसे डिस्कस करती कि एपिलेप्सी के अंदर डिस्टोनिया है। ठीक है, एपिलेप्सी एक एबनॉर्मल सीजर्स हैं ब्रेन के अंदर। सॉरी, आज मुझे फ्लू भी हो रहा है बच्चों। तो वो किसी भी सूरत इस चीज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है, इज़ डैट क्लियर बेटा? अच्छा, ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझसे बिस्मा ने पूछा है। सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम बेटा। और ये पूछा है कि क्या फिनोबार्बिटोन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम लोगों को पहले भी कर चुकी हूँ। फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और इसका ड्यूरेशन 1 से 2 डेज़ होता है। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 डेज़ तक इसका ड्यूरेशन होता है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग में आएगी। अब तुमने क्या पूछा है कि मैंने शॉर्ट एक्टिंग बताया। मैंने अगर कहीं ऐसा बताया है तो उसको ही करेक्शन कर लो, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो गई हो बोलने में। वो पेंटोबार्बिटोन जो है ना, पेंटोबार्बिटोन, और ये किसी और बच्चे ने भी शायद मुझसे ही पूछा, पेंटोबार्बिटोन शॉर्ट एक्टिंग है। और अगर वो मेरी स्लाइड देखो तो उसमें एक जगह पेंटो और एक जगह फिनोबार्बिटोन है। फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग है, पेंटोबार्बिटोन शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि उसका ड्यूरेशन 3 to 8 आवर्स होता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन 1 to 2 डेज होता है। तो याद रखना कि फिनोबार्बिटोन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या पूछा है जनाब के प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्यूट पोरफायरिया, ये भी पूछा है। और ये पोरफायरिया भी मैंने तुम लोगों को लाइव सेशन में भी बताया था कि देखो, पोरफायरिया जो है आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में पोरफायरिन्स होते हैं। वो पोरफायरिन्स इकट्ठे होकर हीम बनाते हैं। हीम से आपको पता है कि हीमोग्लोबिन बनता है। अब अगर ये पोरफायरिन्स जो हैं, इनकी जो पोरफायरिन्स की कंसनट्रेशन है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पोरफायरिया। ठीक है, और पोरफायरिया में क्या होगा, फिर हीम प्रॉपर नहीं बनेगी। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, एनीमिया होगी। और बारबिचुरेट्स के साथ ये इशू है कि ये अगर किसी पेशेंट को पोरफायरिया है तो ये मज़ीद उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट करने का मतलब ये है कि ये मज़ीद उसको वर्स कर सकते हैं, उसको फर्दर ख़राब कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है मेरे पास, अंजलि का। और अंजलि ने ये पूछा है कि बेंजोडाइजेपिन्स तो एंटी डिप्रेसेंट हैं। देखो, बेंजोडाइजेपिन, पहले तो ये क्लियर कर लो, एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव और हिप्नोटिक्स हैं। मैंने जो तुम लोगों को सेकंड चैप्टर पढ़ाया था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएस फार्माकोलॉजी के बाद, वहाँ पर तुम्हें याद होगा सेडेटिव हिप्नोटिक का चैप्टर पढ़ाया था और मैंने बताया था कि बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट ये बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक हैं। सेडेटिव हिप्नोटिक्स का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट को काम
करते हैं, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। अब इनकी ये रिलैक्सिंग एबिलिटी की वजह से, क्योंकि ये न्यूरॉन्स को और बाकी चीज़ों को रिलैक्स कर देते हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी डिजीज़ में। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन में, फॉर एग्जांपल हम इनको यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी में, हम इनको यूज़ कर सकते हैं एपिलेप्सी में। ठीक है, अब तुम जो बेटा पूछ रही हो कि क्या वेलप्रोइक एसिड जो है उनको कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं, तो इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि जो वेलप्रोइक एसिड है वो एंटी सीजर ड्रग है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। सीजर में क्या होता है, बेसिकली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट फायरिंग हो रही होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल फायरिंग न्यूरॉन्स में हो रही होती है, और वो न्यूरोनल फायरिंग जो है जब वो इनहिबिट होती है तो आप एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। और सिडेटिव हिप्नोटिक भी क्या करते हैं, बेंजोडाइजेपिन भी यही करते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो इज़ दैट क्लियर बेटा? और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास आमना रईस का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एचपी एक्सेस के बारे में पूछा है, और ये भी मैंने अपने लाइव सेशन में जो जूम पे हुआ था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एच पी ए एक्सेस जो है बेसिकली है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस। आप अगर एंडोक्राइनोलॉजी को थोड़ा सा रिवाइज करो तो आप लोगों को याद होगा कि हाइपोथैलेमस से जो भी फैक्टर्स होते हैं वो पिट्यूटरी तक जाते हैं। ठीक है, फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से, और वो फिर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करा रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। वो टीएसएच जाके अब थायराइड ग्लैंड पे जो कि आपकी नेक में है उस पर एक्ट करेगा, और जब वो उस पर एक्ट करेगा तो T3 और T4 यानी थायरॉक्सिन को रिलीज़ कराएगा। तो जितना अगर तुम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा रिकॉल करो तो तुम लोगों को याद होगा बेटा कि तमाम के तमाम रिलीजिंग फैक्टर, स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं वहीं पर, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी से। एच पी ए एक्सेस की हम बात करें तो इसमें अगर डिफेक्ट होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था, स्लाइड को एक दफ़ा फिर गौर से पढ़ो एक दफ़ा। मैंने बताया कि अगर इस एच पी एक्सेस में कॉर्टिसोल या सेक्स स्टेरॉइड में या थायराइड ग्लैंड में कहीं प्रॉब्लम आता है तो ये रीज़न बन सकता है डिप्रेशन का, और यही न्यूरो एंडोक्राइन हाइपोथेसिस है। ठीक हो गया बेटा? अब इसको ज़रा एक दफ़ा फिर दोबारा से तुम लोग पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियम खान का, और मरियम खान ने पूछे हैं कि सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के एडवर्स इफ़ेक्ट बता दें। तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट मैंने स्लाइड में भी डाले हैं बेटा, और इसके अलावा तुम्हारे पास बुक में भी लिखे हुए हैं, लिपिनकॉट में और कैटजंग में, ये तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ख़ास बात इनमें यही होती है कि डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम आ सकता है। अगर आप पेशेंट को अचानक से इसको रिमूव कर लें तो इससे इस तरह का प्रॉब्लम जो है डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम का आ सकता है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये वही लिवर के एंजाइम से मेटाबोलाइज हो रहे होते हैं, तो वो दूसरी ड्रग्स के साथ इनका इंटरेक्शन आ सकता है अगर आप उनके साथ दे देंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके जो दूसरे रिसेप्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट हैं, जैसे मस्कराने की, एड्रीनर्जिक वगैरह, वो कम हैं, तो इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम ज़रूर आ सकता है, और इसके अलावा नाउजिया, हेडेक, सेक्सुअल ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे मरियम खान ने, और मरियम खान ने पूछा है कि मीथोहेक्सीटोन जो है ये शॉर्ट एक्टिंग है या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आपके पास थायोपेंटैल है, ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नहीं है बल्कि ये शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग नहीं बल्कि शॉर्ट एक्टिंग है। और जनाब ये क्वेश्चन भी मरियम खान की तरफ से हैं, और मरियम खान पूछ रही हैं कि SNRI जो हैं उनकी एक्टिविटी क्या एड्रीनर्जिक, मस्करानिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स पर है। तो जी नहीं जनाब, उनका एक्टिविटी नहीं है। SNRI का मैंने बार बार उसमें बताया था कि ये यहाँ का इसका मतलब है सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, और यही इसका एडवांटेज है, और अब इसीलिए ये सक्सेसफुली यूज़ होते हैं, और इसीलिए इनके एडवर्स इफेक्ट भी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के मुकाबले में कम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मिर्टेज़ापीन
सॉरी मैं पेन पिक कर लूँ। हाउ मिर्टेजापिन इनहांस द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। अच्छा देखो बेटा, थोड़ा सा रिकॉल करो कि अल्फा 2 रिसेप्टर मैंने तुम लोगों को पिछले साल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ाए थे। ये कहाँ होते हैं? ये प्री साइनेप्टिक होते हैं। ये प्री साइनेप्टिक होते हैं, साइनेप्स से पहले वाले न्यूरॉन पर होते हैं, जो पहले होगा ना। और जब भी ये एक्टिवेट होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एक्टिवेट होंगे ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को कम करेंगे। क्या करेंगे? नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को डिक्रीज़ कर देंगे। तो अब जब आप इसको ब्लॉक कर देंगे, इसके एक्शंस को, तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्स होगा ना, काम उल्टा हो जाएगा। तो जब नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि डिप्रेशन के केस में हम नॉरएपिनेफ्रिन को एनहांस करना चाह रहे होते हैं। तो मिर्टेजापिन यहाँ पर यही कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ नेफाजोडोन ब्लॉक्स द 5-HT2A रिसेप्टर एट पोस्ट साइनेप्टिक। सिंपली जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये बाद वाला, इसके ऊपर जो 5-HT2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये जाकर खुद ऑक्यूपाई कर लेती है। तो जब ये उसको ब्लॉक कर देगी तो वहाँ पर सेरोटोनिन बाइंड नहीं कर सकेगा, और डेफिनेटली जब सेरोटोनिन वहाँ बाइंड नहीं करेगा तो सेरोटोनिन की कंसनट्रेशन साइनैप्स में ज़्यादा हो जाएगी, उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मरियम तुमने खुद ही इसका आंसर भी दिया हुआ है। वॉर्टिऑक्सीटीन जो है ये नोज़िया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है और एंटागोनाइज 5-HT7 को ही करती है, क्योंकि जो ये रिसेप्टर्स हैं या आपके कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में लोकेटेड होते हैं ब्रेन में, और जब ये वाले रिसेप्टर्स जो हैं ब्लॉक होंगे तो फिर नोज़िया वॉमिटिंग इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और ये ड्रग्स यही काम कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड से स्टार्ट होने से पहले यूजुअली फीमेल्स को हो रहा होता है। ठीक है, फिर है जनाब कि व्हाट इज़ फिब्रोमाइल्जिया। तो फिब्रोमाइल्जिया मस्कुलर पेन होता है, और फिब्रोमाइल्जिया में सिवियर पेन होता है मसल्स में, और आमतौर पर ये SNRI का साइड इफ़ेक्ट भी है और SSRI का भी साइड इफ़ेक्ट्स है, इसीलिए हम इसको फिब्रोमाइल्जिया कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है पेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स। पेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स का मतलब है, अब यहाँ पर मीनोपॉजल लेडी की बात हो रही है, वो लेडीज़ जो एक ख़ास एज पर जाती हैं और उनको मीनोपॉज हो जाता है, यानी कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है, उसको मीनोपॉजल वुमेन कहते हैं। और वो सिम्टम्स जो आना शुरू होते हैं, पेरी मीन्स अराउंड, उस दौरान उसको हम पेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। और जनाब अब ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उम्मे हमेमा नईम की तरफ से, और इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख कर दिए हैं कि गाबा फर्स्ट एक्टिवेट द बेंजोडाइजेपिन देन बेंजोडाइजेपिन एक्टिवेट वाई। तो भाई गाबा, तो ये चीज़ भी मैं तुम लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में, इसमें कंफ्यूज मत हो। मैंने ये बताया था कि गाबा के रिसेप्टर पर गाबा ऑलरेडी बाइंड होकर अपना काम करता है, वही क्लोराइड आयन चैनल्स के थ्रू हाइपरपोलराइजेशन और रिलैक्स करने का काम। बेंजोडाइजेपिन हो या बारबिचुरेट्स हो या दूसरे सैडेटिव हिप्नोटिक्स हो, ये एक अलग साइट पर उसी रिसेप्टर पर, गाबा के रिसेप्टर पर ही बाइंड करते हैं और गाबा के एक्शन को एनहांस करते हैं। तो डेफिनेटली पहले तो गाबा ही बाइंड होगा ना, फिर दूसरी ड्रग्स बाइंड करके उस एक्शन को एनहांस कर देंगी। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दोबारा पेन पिक कर लेती हूँ कि इन बेंजोडाइजेपिन ये मेटाबोलाइज हो रहे हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 से, और ये पूछने के बारबिचुरेट क्यों नहीं होते। तो भाई हर ड्रग की अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स है, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर बेंजोडाइजेपिन्स फेज़ 1 में जाते हैं तो बारबिचुरेट्स भी उसी तरह ही जाते हो, ये ज़रूरी नहीं है। हर ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पर और उनकी जो फॉर्मुलेशन होती है या उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, हर ड्रग की अलग अलग फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। अगर वो लिपिड सॉल्युबल हैं, लिपोफिलिक हैं तो कुछ और होगी, अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो कुछ और होगी, केमिकल स्ट्रक्चर कुछ और है तो वो कुछ और होगी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है HPA एक्सेस का, और ये मैं पिछले क्वेश्चन में जवाब दे चुकी हूँ। ये वही है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनहिबिशन ऑफ न्यूरोनल रीअपटेक बट डिग्रेडेशन ऑल्सो इनहिबिट और नॉट।
अगर न्यूरोनल रीअपटेक हो जाती है, ठीक है, यानी कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर वापस अपने न्यूरोट्रांसमीटर में अपने न्यूरॉन में चला जाता है या वो डिग्रेड हो जाता है कहीं पर, तो एक ही बात है। और ये सारे मैकेनिज्म न्यूरोट्रांसमीटर के क्लियर होने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। वो डिग्रेड भी हो रहे होते हैं, वो रीअपटेक भी हो रहे होते हैं, ठीक है, दोनों फिनोमेना। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीसीए or monoamine oxidase inhibitor itself block to increase the concentration of neurotransmitters। और TCA जो है ये बेसिकली रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लो। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो हैं ये बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम, ये देखो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये बेसिकली कहाँ इन्वॉल्व है, ये बेसिकली उन न्यूरोट्रांसमीटर को यानी सेरोटोनिन को, डोपामीन को, नॉरएपिनेफ्रिन को डिग्रेड करा रहा होता है। तो जब ये वाला एंजाइम ब्लॉक होगा तो डेफिनेटली उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ये भी दोबारा से वापस मैं इसमें ये एडवाइस करूँगी कि तुम मेरे उन लेक्चर्स पर, उन स्लाइड्स पे दोबारा जाओ और इसको दोबारा से पढ़ो। आई होप कि ये एक दफ़ा तुम दोबारा से पढ़ोगी तो ये पॉइंट तुमको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को क्यों ब्लॉक करते हैं। ये वही वाली बात जो मैंने बता दी कि 5HT जो अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली प्री साइनेप्टिक होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं ना तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को ये कम करते हैं। तो जब ये ब्लॉक होंगे तो उल्टा काम होगा, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ बढ़ेगी और उसके ही कंपनसेशन में सेरोटोनिन या 5HT भी बढ़ता है। और यही हम डिप्रेशन में करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किए हैं। पूछा था कि निफाजोडोन और ट्रेजोडोन पोस्ट साइनेप्टिक 5HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, वाई और कैसे, तो ये उनका मैकेनिज़्म है, वो जाके उसी को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ही बेटा यही है, ठीक है। और वर्टिऑक्सिटीन का मैकेनिज़्म यही है कि वो उनकी अफिनिटी 5HT3 और 5HT7 के लिए ज़्यादा है, तो ये तो नेचुरली उनकी काइनेटिक्स की वजह से उनकी टेंडेंसी वहाँ ज़्यादा है तो वो उनको ब्लॉक करते हैं। एक्चुअली 5HT रिसेप्टर्स की भी बहुत सारी सब टाइप्स हैं, 7 सब टाइप्स हैं 5HT1 से लेके 5HT7 तक, और फिर उनकी भी अलग अलग सब टाइप्स हैं। 5HT जैसे यहाँ तुम लोग देख रहे हो 2A है या 5HT2B है, ठीक है। तो हर ड्रग की अलग अलग इफेक्टिवनेस होती है। उसके बाद फिब्रोमाइल्जिया भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये मसल पेन होता है और इन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट होता है। ओके अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझसे अली ने पूछा है, और अली ने मुझसे ये पूछा था, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि मैं एक साथ आंसर करूँगी सारे क्वेश्चंस का। और लास्ट वीक हमने लाइव सेशन में भी काफ़ी सारे आंसर किए, और नेक्स्ट वीक मैं होपफुली इंशाल्लाह एक और लाइव सेशन अरेंज करूँगी। तो अपने क्वेश्चन आप लोग तब तक और लिख लीजिए। और अली ने मुझसे ये पूछा कि जो ये बात हमने की कि एपिलेप्सी कुड बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन एंड एपिलेप्सी कुड नॉट बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन, इसमें उनको कन्फ्यूजन आ रही है। अली का कहना ये है कि भाई क्यों वो कन्वल्जन्स हमेशा कन्वल्जन के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो कन्वल्जन मैंने तुम लोगों को बताया था कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कन्वल्जन मैंने बताया था कि वो एक एबनॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट है ना, और एपिलेप्सी में एबनॉर्मल डिस्चार्ज है ब्रेन में। अब आप एब्सेंट सीजर में देखो, वहाँ तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, पेशेंट बैठा हुआ तो एकदम से गिर जाता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके मसल्स की भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट एपिलेप्सी में आए, हो सकता है कि उसको सीजर का अटैक हुआ है और अब उसकी अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट ना आए, ठीक है। टॉनिक क्लॉनिक में तो उसको जर्किंग हो रही होती है, बाकी में भी हो रही होती है, लेकिन आप देखें जो सिंपल सीजर्स हैं, ख़ासतौर पर जो एक फोकल या लोकल एरिया से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, वहाँ तो कभी भी मस्कुलर मूवमेंट नहीं आती है। पेशेंट को एकदम से सीजर का अटैक आता है और वो अनकॉन्शियस भी नहीं होता है, कॉन्शियसनेस उसकी मेंटेन रहती है और वो एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, लेकिन उसकी कोई एबनॉर्मल मस्कुलर मूवमेंट नहीं हो रही होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीजर में हमेशा मस्कुलर मूवमेंट आए यानी कन्वल्जन आए। तो इट कुड बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन, इट कुड नॉट बी एसोसिएटेड विद कन्वल्जन, ठीक है। और खुशबख्त ने क्वेश्चन पूछा था कि एडजंक्टिव थेरेपी क्या है, और एडजंक्टिव थेरेपी डेफिनेटली
कॉम्बिनेशन थेरेपी है, कंबाइंड थेरेपी है। अगर आप कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं दो ड्रग्स को तो इसका मतलब आप एडजंक्टिव या कंबाइंड या कॉम्बिनेशन थेरेपी दे रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरा ख़्याल से यही क्वेश्चन हैं, और मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही पूछा है कि ये एपिलेप्सी और सीज़र और कन्वल्जन, तो ये मेरे ख़्याल से क्लियर हो गया मेरे लेक्चर्स में तुम लोगों को। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया। खुशबख्त ने मुझसे पूछा है कि मोटर फंक्शंस जो हैं, जो मोटर पाथवेज हैं, उनमें ये फाइन ट्यूनिंग क्या चीज़ है। तो फाइन ट्यूनिंग जो आपकी फाइन मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यू पीपल कैन राइट, ठीक है, यू पीपल कैन ड्रॉ। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जो बिल्कुल फाइन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं ना, एक तो आपकी जो है बिल्कुल जनरल टाइप की मूवमेंट है कि यू पीपल कैन वॉक, यू पीपल कैन रन, यू पीपल कैन मूव योर हैंड, ये जनरल है। और फाइन ट्यूनिंग्स वही होती हैं जो आप बिल्कुल फाइन मूवमेंट कर रहे होते हैं, फाइन टाइप की अपनी मूवमेंट्स को हिला रहे होते हैं, वो मोटर फंक्शंस में वो भी इसी का ही पार्ट है। ठीक हो गया। ओके। और ये भी खुशबख्त ने पूछा है, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कि डिफरेंस बता दें बिटवीन बाइपोलर डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन में। ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स में आगे डिस्कस करने जा रही हूँ तुम लोगों से। नेक्स्ट इनके टॉपिक्स अभी आएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आप लोग वो पूछ रहे हो बेटा जो अभी तुम लोग पढ़ोगे, वो चीज़ें जब पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएंगी। डिप्रेशन तुम लोग पढ़ चुके हो कि बेसिकली डिप्रेशन बिल्कुल ही एक मूड डिसऑर्डर है, और सैडनेस, बिल्कुल ही सैडनेस की फीलिंग्स होती हैं, और बिल्कुल ही पेशेंट जो है वो उसका लॉस हो जाता है नॉर्मल एक्टिविटी से। ठीक है। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें मूड स्विंग करता है। एकदम पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, और एकदम फिर दूसरी कंडीशन डिप्रेशन का अपोजिट जो है वो मेनिया है, मैनिया में चला जाता है। अभी हमने मैनिया पढ़ना है। तो अगर मूड स्विंग करे बाइपोलर, दो पोल्स की तरफ, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। इनको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे भी। ओके। ये एक क्वेश्चन है, और ये मुझे आइडिया नहीं है कि ये किसने पूछा है। ये पूछा ये गया है कि यहाँ पर अगर सेकंड चॉइस नहीं है तो आप थर्ड चॉइस पर जा रहे हैं, तो सेकंड चॉइस क्या होगी। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है। सेकंड चॉइस यूजुअली हम कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। या मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन भी पूछा है कि बताओ वेगल नर्व स्टिमुलेशन क्या होती है, VNS, वो हमारा ऑप्शन होता है। ठीक है। और इनके जो स्टैरिक्स हैं उनकी मैं डिटेल जो तुम लोगों को पावर पॉइंट में भेजी है ना, उसके अंदर इसको देखो, उसमें मैंने तुम लोगों को इसमें क्लियर कर दिया है। ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा है भाई, बस यही पूछा है। ठीक है। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह कंपाइल कर लिए थे, एंड आई होप सो कि ये तुम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों। ओके बेटा, गुड लक, वेल डन।